Hello to all the students of MCOM first year. I am Professor Sonia Digwa from SGM College. Today I welcome to all of you students in my YouTube channel. So in today's session we have discussed about our compulsory subject of MCOM first year is financial analysis and control. So in this lecture we have discussed about the syllabus which you have to study in this second semester is financial analysis and control. Now we move forward to our next slide. In next slide, I have which discuss the syllabus of financial analysis, financial statement analysis and control. इस सब्जेक्ट में आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत यू हैव टू स्टडी अराउंड 4 चैप्टर्स हैं एंड 4 चैप्टर यू हैव टू स्टडी इन अ डिटेल वे 15 ईयर्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको 50% थ्योरेटिकल है 50% विल बी योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बट अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज कोविड पैंडमिक के वे में आप लोगों को ये भी है आशंका कि आपको 50 मार्जिन ऑफ एरर के अगर कहा जाए तो 15 आपका ये ऑनलाइन बेसिस पे होगा. सो आपको जितने भी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स भी जो है इस चैप्टर के अंतर्गत इस सिलेबस के अंतर्गत इस सब्जेक्ट में वो आपको सारे थियोरटिकली याद रखने हैं. थियोरटिकल भी आपको स्टडी करनी है. प्रैक्टिकल अगर ऑफलाइन मोड पे एग्ज़ाम्स होती है तो आपको प्रैक्टिकल पे भी फोकस करना पड़ेगा. बट अगर यानी कि प्राय थियोरटिकल यानी कि ऑनलाइन मोड पे बेसिस पे आपके एग्ज़ाम्स हुए तो आपको इसके लिए आपको हर चैप्टर के थियोरटिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. बिकॉज प्रैक्टिकली अगर वो क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो यानी कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के मार्जिन वहाँ पे ऑनलाइन बेसिस पे नहीं आएंगे. ओनली द थियोरटिकल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. सो मोस्ट ऑफली आपको इस सारे जितने भी इस सिलेबस के अंतर्गत चैप्टर्स रहेंगे जितने के 4 चैप्टर हैं जैसे कि मैं कह रही हूँ 4 चैप्टर के अंतर्गत आपको सारे के सारे डिटेल में थियोरटिकल लर्न करना है. पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है एंड यू हैव टू फोकस थियोरटिकल part as most as compared to practical problems. Okay, so I will now move forward to a next slide. In next slide you have to see the first chapter. जैसे कि मैंने अभी आपको बोला इससे आपको टोटल आपको 50% थियोरटिकल है तो आपका फर्स्ट चैप्टर टोटली थियोरटिकल है थियोरटिकल बेसिस है. और फर्स्ट चैप्टर आपका किसके ऊपर डिपेंडेबल है. फर्स्ट आई विल रीड दैट चैप्टर्स नेम फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल. फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल में आप क्या देखोगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल क्या है. फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल के मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. ओके तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि ये आपका चैप्टर है और इसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट का क्या रीड आउट करने हैं और आपको लर्न करने हैं कॉन्सेप्ट कौन कौन से. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ कंट्रोल के मीनिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कंट्रोल के एडवांटेजेस का मतलब फ़ायदे, लिमिटेशन का मतलब नुकसान भी कह सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी बोलते हैं उसको. एडवांटेजेस का मतलब उसके जो मतलब इंटेंशंस रहती है, डिसएडवांटेजेस मतलब काइंड ऑफ क्या इस कॉन्सेप्ट का क्या एडवांटेज मतलब फ़ायदा इस कॉन्सेप्ट से क्या क्या होते हैं और इस कॉन्सेप्ट के क्या नुकसान भी हो सकता है. अगर हम लोग देखा जाए कि ये फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल किन किन एक्सपेक्ट्स पे हमें डिसएडवांटेजेस क्रिएट कर सकता है. ओके सो ये चैप्टर के अंतर्गत आप ये सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी करोगे. जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हमें डिस्कस करेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट को इन अ डिटेल वे. एंड लास्ट कॉन्सेप्ट यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कौन कौन सी सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं टू रिलायबल आवर फाइनेंशियल सिचुएशन. ओके हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और स्टेटमेंट को कहाँ कहाँ एक्सपेक्ट पे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो यूजेस से हमें ये सारी चीज़ों के एक्सपेक्ट्स को पता चलेगा. ओके सो इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत आपको ये सारे कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और फर्स्ट चैप्टर टोटली थियोरटिकल बेसिस पे है. ओके सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखा जाए तो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर है. नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में आपको
प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिपेंडेबल रहेंगे। तो सेकेंड चैप्टर में थियोटिकल 50% थियोटिकल लर्न करना है, 50% प्रैक्टिकल लर्न करना है। तो सेकेंड चैप्टर का नेम क्या है? कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव अगर और कॉमन साइज मतलब क्या है कि आप दो यानी कि सिचुएशन को कंपेयर करोगे, 2 ईयर्स को। इस चैप्टर में आपको 2 ईयर्स को आप कंपेयर करोगे कि हाँ लास्ट ईयर का हमारा परफॉर्मेंस कैसा था और इस साल का परफॉर्मेंस हमारा कैसा है। तो इसी के डिपेंडेंस में इस चैप्टर पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स किन के कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंडेबल है? प्रॉब्लम्स ऑन इंट्रा एंड इंटर फर्म भी बोल सकते हैं और कंपनी भी बोल सकते हैं, इंटर फर्म कंपैरिजन बोल सकते हैं। तो प्रॉब्लम किन के ऊपर आएगी आपको? इंटर और इंट्रा फर्म कंपैरिजन के ऊपर। फर्म का मतलब क्या होता है? कंपनी भी बोल सकते हैं, एंटिटी भी बोल सकते हैं। और थियोटिकल पार्ट पे आपको क्या क्या स्टडी करना है कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट की मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यूजेस। जैसे कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करे थे ये सारे इस कॉन्सेप्ट के, वो चैप्टर के आपको इसमें थियोटिकल पार्ट आपको इस चैप्टर में भी स्टडी करना है। बट 50% थियोटिकल स्टडी करना है और 50% प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपकी डिपेंडेबल रहेंगी इंटर एंड इंट्रा कंपनी कंपैरिजन के। ओके, तो आप लोगों को इसमें समझ आ गया होगा कि सेकेंड चैप्टर में आपको थियोटिकल 50% है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 50%। आपको प्रॉब्लम किन के ऊपर रहेगी? कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव आप किन पे करोगे? कंपनी के अंतर्गत और कंपनी के आउटसाइड में परफॉर्मेंस किस प्रकार का है। तो ये 2 टाइप्स के अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगे। 2 टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, इंट्रा कंपनी कंपैरिजन भी करना है, इंटर फर्म कंपैरिजन भी करना है। तो ये अलग अलग हैं। तो इन दोनों के ऊपर, कॉन्सेप्ट के ऊपर, मेथड के ऊपर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सेकेंड चैप्टर में। ओके, सो नाउ मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर विल बी डिपेंड अपॉन द कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये इसमें भी आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो जो आपने सेकेंड चैप्टर में फॉलो अप करा था। मैंने जैसे कि आपको फर्स्टली ही बोल दिया था कि आपको इस सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% प्रॉब्लम्स है और 50% थियोटिकल है। तो हर चैप्टर में आपको थियोटिकल भी लर्न करना है। तो थियोटिकल कैश फ्लो और फंड फ्लो स्टेटमेंट के प्रॉब्लम, कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आएंगे और फंड फ्लो स्टेटमेंट के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। कैश फ्लो के अंतर्गत आप क्या देखोगे कि कैश इनफ्लो कैसा हो रहा है और आउटफ्लो। तो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो आप देख सकोगे। इनफ्लो का मतलब है इनकमिंग, आउटफ्लो का मतलब है आउटगोइंग। तो इनफ्लो और आउटफ्लो के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। ओके, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों आपको याद करना है कि इनफ्लो साइड पे कौन कौन से आएंगे, आउटफ्लो जो हम ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कौन कौन से रहेंगे। फंड फ्लो स्टेटमेंट पे आप एनालाइज करते हो कि आपका वर्किंग कैपिटल किस तरीके से है, वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप यूटिलाइज करोगे आप इस फंड फ्लो स्टेटमेंट में। तो ओके, तो ये आपको इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के ऊपर अंतर्गत आपको प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको डिटेल में ये चैप्टर के अंतर्गत आपको थियोटिकल भी करना है। थियोटिकल में भी आप क्या क्या चीज़ें लर्न कर सकते हो इस चैप्टर के अंतर्गत? मीनिंग ऑफ कैश फ्लो एंड मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। ओके, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट की दोनों की मीनिंग आप देखोगे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, और इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, और एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। और लास्टली आप थियोटिकल में 2 कॉन्सेप्ट कौन से हैं? लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड लिमिटेशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड लास्टली यूजेस ऑफ बोथ के हाँ इन दोनों में क्या क्या चीज़ें यूज़, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी और फंड फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें यूजेस होंगी। तो ये सारी चीज़ें थियोटिकल हैं जो आप इस चैप्टर में स्टडी करोगे। तो थर्ड चैप्टर में आप स्टडी करोगे ये सारे काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट इन अ थियोटिकल बेसिस। और प्रैक्टिकल बेसिस पे प्रॉब्लम्स किन के ऊपर डिपेंड रहेंगे? प्रॉब्लम्स ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑन फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये दोनों मेथड अलग अलग हैं, इनका स्टेटमेंट प्रिपरेशन भी अलग अलग होगा। अकाउंटिंग की जो इनका स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे दोनों का प्रोसेस टोटली डिफरेंट होगा एक दूसरे से। ओके, कैश फ्लो का प्रोसेस अलग है और फंड फ्लो का स्टेटमेंट प्रिपरेशन विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये दोनों काइंड ऑफ मेथड है जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर आपका डिपेंडेबल है, विल बी योर फोर्थ चैप्टर।
फोर्थ चैप्टर आपका किसके ऊपर डिपेंडेबल है? ऑफ फर्स्ट आई विल रीड दैट कॉन्सेप्ट, रेशियो एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो, ये ट्रेंड एनालिसिस की मीनिंग इसमें रॉन्ग है, बट आपको रेशियो एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस की प्रॉब्लम्स इस चैप्टर में आपको लर्न करना है। रेशियो एनालिसिस आप लोगों ने पहले भी इसमें काइंड ऑफ सुना होगा कि रेशियो कितने प्रकार के होते हैं। रेशियो आर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ, बट हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के रेशियोज होते हैं, जिससे रेशियो एनालिसिस के थ्रू आप क्या यूटिलाइज करते हो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन पर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में। अगर हम टाइम्स में एनालाइज कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस को, तो आपको वो वाले रेशियो यूज़ करने पड़ेंगे, रेशियो कैलकुलेट करने पड़ेंगे जो शो करते हैं टाइम्स में। तो रेशियो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, विल बी रेशियो के 3 कैटेगरी हैं, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। तो लिक्विडिटी और प्रोफेशन यानी कि ओके, और इनके 3 फॉर्म्स भी है। 3 फॉर्म्स क्या शो करते हैं? टाइम्स, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ओके, टाइम्स, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। जैसे कि इनकी 3 टाइप्स हैं रेशियो के, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या शो करता है? प्रॉफिटेबिलिटी विल बी शोज इन परसेंटेज, लिक्विडिटी विल बी शोज इन टाइम्स, और सॉरी, liquidity will be shows in proportion and the solvency will be shows in टाइम्स। तो ये सारी जो तीनों अकाउंट्स हैं इनकी पोजीशन एनालाइज। तो लिक्विडिटी जो यानी कि लिक्विडिटी रेशियोज हैं उनका यानी कि रेशियो वो अलग अलग है। तो लिक्विडिटी रेशियोज कौन कौन शो करते हैं? करंट एसेट हो गया, करंट रेशियो हो गया, लिक्विड रेशियो हो गया, तो ऐसे ही लिक्विडिटी शो करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कौन कौन से हैं? जैसे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो परसेंटेज शो करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी शो करते हैं। और सॉल्वेंसी में आप क्या देखते हो? डेप्थ यूटिलाइज करते हो कि आपकी इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री, तो ये आप काइंड ऑफ सॉल्वेंसी में आप ये चीज़ें एनालाइज करते हो। तो रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस में आप क्या यूटिलाइज करते हो कि इतने ईयर्स की यानी कि कितनी परफॉर्मेंस किस बेसिस पे है परफॉर्मेंस, आप इसमें एनालाइज करते हो। इसमें आप देखते हो कि ओपनिंग स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसी है, क्लोजिंग स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है। तो ट्रेंड एनालिसिस में कि हाँ किन बेसिस पे परसेंटेज, ट्रेंड एनालिसिस कन्वर्ट किस में करा जाता है? अमाउंट को परसेंटेज में। ओके, सो इस चैप्टर में आप रेशियो के बहुत सारे टाइप्स देखोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम्स और प्रपोर्शन और टीस में शो करता है परसेंटेज में रेशियो। तो इनके बहुत सारे रेशियो, देर आर मेनी रेशियो, 36 to 35 रेशियोज यू हैव टू स्टडी इन अ टाइम्स, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज वे, and each and every ratio will be shows in different kind of situation financial स्टेज है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को, ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज कर रही है विद द यूजेस ऑफ रेशियो, तो वो किन फॉर्म्स में यूटिलाइज करेगी? ऑफ अ टाइम्स, प्रोपोर्शन और परसेंटेज में, जो आपकी लिक्विडिटी सिचुएशन शो कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी शो कर सके। तो इसमें आपको तो रेशियो और ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एंड इसमें चैप्टर में आपको थियोरटिकल भी, यानी जैसे मैंने आपको कहा था 50% थियोरटिकल और प्रॉब्लम्स भी लर्न करने हैं। तो थियोरटिकल में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं? विल बी मीनिंग ऑफ रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, importance of ratio and trend analysis, and advantages and disadvantages of ratio and trend analysis, and lastly the uses of trend एंड रेशियो एनालिसिस। तो ये थियोरटिकल कॉन्सेप्ट आपको लर्न करने हैं। थियोरटिकली आपको रेशियो के भी यानी कि सारे याद रखने के, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें रेशियो एनालिसिस में आपको सारे के सारे जो रेशियो हैं उनके फॉर्मूले याद रखने हैं, ओके, इन अ डिटेल वे। तो जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम यानी कि लर्न करेंगे सारे काइंड ऑफ रेशियोज के फॉर्मूले, ओके। सो ये सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा सिलेबस। तो इस यानी कि सिलेबस में हमने डिस्कस करे इन अ डिटेल वे ऑफ 4 चैप्टर कि इसमें आपको थियोरटिकल कितना लर्न करना है, प्रैक्टिकल कितना लर्न करना है, यूटिलाइज करना है, ओके। तो ये चैप्टर आपका, ये जो आ रहा है जो सेशन है आपका यहीं ओवर होता है। तो आपको अपनी अटेंडेंस के लिए सेम प्रोसीजर फॉलोअप करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन comment box your mention your details like your roll number, your year and your group, okay.
So follow up this kind of information, mention in your comment box detail. So thanking you to all of you students.